Hello everyone, my name is पूजा। जीएस हब सिविल सर्विसेज क्लासेज के सफलता बैच में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सफलता बैच का संथाल विद्रोह। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज किया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि यह बीपीएससी के लिए कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर साल अल्टरनेट करके प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है हमारी बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए। आज हम लोग इसी टॉपिक का विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे और इस पर अपना एक ओवरव्यू बनाने का कोशिश करेंगे और संथाल विद्रोह से संबंधित प्रत्येक एंगल को मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास करूँगी, ताकि मुख्य परीक्षा में अगर संथाल विद्रोह से कोई प्रश्न आए तो आप लोग उसे करने के लिए सहज महसूस करें और आप लोग कंफर्टेबल हों उस प्रश्न का आंसर करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर संथाल विद्रोह का। पहले देखते हैं परिचय। औपनिवेशिक शासन के दौरान कई जनजातीय विद्रोह हुए, लेकिन पहला और सबसे बड़ा विद्रोह 1855 का संथाल विद्रोह था। इस विद्रोह को संथाल हूल अथवा संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो उनके ऊपर उपनिवेशी शासन द्वारा किए गए शोषण और अन्याय के विरुद्ध एक निराशापूर्ण प्रतिरोध था। संथाल विद्रोह 1855 में स्टार्ट किया गया था और इसे लोकप्रिय रूप से संथाल हूल भी कहा जाता है। अब देखते हैं संथाल विद्रोह से संबंधित मुख्य बिंदु अथवा तथ्य। यह मुख्य बिंदु आपको प्रारंभिक परीक्षा में भी सहयोगी रहेंगे और मुख्य परीक्षा के उत्तर को अधिक स्पष्ट और आकर्षक बनाने में भी सहायक होंगे। 30 जून 1855 को यह विद्रोह वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा तत्कालीन बिहार में होता है। यह विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता और जमींदारी प्रथा दोनों के खिलाफ संथाल लोगों द्वारा किया गया था। यह जो विद्रोह था वह भागलपुर बर्धमान वाले क्षेत्र में संथाल जाति के द्वारा संचालित किया गया था, जिसे ये लोग दामिने कोह की संज्ञा देते थे। और यह जो क्षेत्र है यह वर्तमान में झारखंड और पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है, परंतु संथाल विद्रोह के टाइम पर यह बिहार का पार्ट था। यह विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता और जमींदारी प्रथा दोनों के विरुद्ध संथाल लोगों के द्वारा किया गया था। यह भारत में होने वाला पहला किसान विद्रोह था। इसका नेतृत्व 4 मुर्मू भाइयों यथा सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। बाहरी लोगों को बाहर निकालने का एक दृढ़ प्रयास था, जिन्हें सामूहिक रूप से दीकू कहा गया। और दीकू जो है संथाल क्षेत्र में आकर बाहर से बसे लोगों को कहा जाता था, जिनमें जमींदार, महाजन, साहूकार और ब्रिटिश शामिल थे। यह जो क्षेत्र था यही संथाल विद्रोह वाला क्षेत्र था।
जिसे 30 जून 1855 को आरंभ किया गया था सिद्धू कान्हू चांद और भैरव के द्वारा। अब देखते हैं संथाल विद्रोह की पृष्ठभूमि। संथालों ने राजमहल की पहाड़ियों के तलहटी में बसना शुरू किया था 1780 के दशक में। जब ब्रिटिश साम्राज्य भारत में अपने पैर जमा रहा था, उसी समय 1780 के दशक में संथाल जो है वो राजमहल की पहाड़ियों के तलहटी में बसना आरंभ करते हैं। उन्हें स्थानीय जमींदारों, महाजनों, साहूकारों और ब्रिटिश प्रशासन द्वारा भूमि दी गई और प्रेरित किया गया कि वे वहां से पहाड़िया जनजाति को बाहर निकाले। ये जो पहाड़िया जनजाति थे वह राजमहल पहाड़ियों की स्थानीय जनजातीय समूह थी। संथालों ने सफलतापूर्वक पहाड़िया जनजातियों को गहरे जंगलों में धकेल दिया और उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जो ब्रिटिश गवर्नेंस सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार करना चाहती थी, वह आखिर राजमहल पहाड़ियों को संथालों को क्यों सौंप देती है? तो इसका कारण होता है यह पहाड़िया जनजाति के लोग। माना जाता है और एक ब्रिटिश अधिकारी का स्टेटमेंट भी है कि भारत में मौजूद तत्कालीन जनजातीय समूहों में से सर्वाधिक जो अंग्रेजों को परेशान किया था वह इन्हीं पहाड़िया जनजातियों ने किया था। तो इन्हीं को वहां से खदेड़ने के लिए संथालों को वो भूमि दे दी जाती है। धीरे धीरे संथालों की जनसंख्या और भूमि क्षेत्र दोनों में वृद्धि हुई और वे उस क्षेत्र में किसान के रूप में बस गए। इसी क्षेत्र को बाद में दामिनी कोह घोषित किया गया। 1838 में इस क्षेत्र में कुल 40 गांव थे जो 1851 तक बढ़कर 1473 हो गए। प्रारंभ में जो संथाली लोग थे वह दिकुओं के प्रति सहायक थे। प्रारंभ में जो दिकु थे वह संथालों के प्रति सहायक थे, लेकिन जल्द ही स्थिति बदलने लगी। उन्होंने पाया कि जिन भूमि को उन्होंने साफ करके खेती योग्य बनाया था वह उनके हाथों से फिसल रही थी। उन्हें दिकुओं की साजिश में फंसा हुआ पाया। राज्य ने भूमि पर भारी कर लगाया। महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज दर पर ऋण देने और ऋण न चुका पाने की स्थिति में भूमि छीन लिए जाने की प्रथा का आरंभ इस क्षेत्र में हो चुका था। जमींदार दामिनी कोह क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने लगे थे। अब देखते हैं संथाल विद्रोह का कारण क्या था। जैसे कि सभी विद्रोह का कारण होता है, संथाल विद्रोह के भी कई कारण थे, जिसमें आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक और राजनीतिक कारण और तात्कालिक कारण सम्मिलित थे। अब एक एक करके इन कारणों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आर्थिक कारण, ऋण और भूमि से बेदखली। स्थानीय साहूकार अथवा महाजन अत्यधिक ब्याज दर पर ऋण देते थे। ऋण न चुका पाने पर उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया जाता था। ब्रिटिश अधिकारी और पुलिस महाजनों और जमींदारों का समर्थन करते थे, जिससे संथालों की दामिनी कोह क्षेत्र में भूमि छीनती चली गई। जो ब्रिटिश अधिकारी होते थे वह ब्रिटिश अधिकारी और पुलिस जो होते थे वह महाजन और जमींदारों का ही समर्थन करते थे। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत ने संथालों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था को बिगाड़ दिया। जमींदारों को अस्थायी और पैतृक अधिकार दे दिए गए जब तक वे ब्रिटिश सरकार को निश्चित लगान देते रहे।
यदि किसान किराया नहीं चुका पाए तो संथालों की भूमि की बड़ी बड़ी हिस्से नीलाम कर दी जाती थी। तो संथाल विद्रोह का जो आर्थिक कारण था उसमें एक तो प्रमुख कारण ऋण और भूमि बेदखली था। उसी के तहत अस्थायी बंदोबस्त जो है वह इस जनजाति पर कहर बन के बरपा। इसके अतिरिक्त नई वन नीति ब्रिटिश द्वारा लागू नीतियों ने संथालों की वन संसाधनों तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया और जो संथाल जनजाति थे वह वन संसाधन को अपने पूर्वजों से मिले अधिकार के रूप में देखते थे और यह उनके पारंपरिक आजीविका का साधन था, जिसे अंग्रेजों ने क्या कर दिया, बाधित कर दिया। बाध्य श्रम अथवा बेगारी संथालों को भागलपुर वर्धमान रेलवे लाइन के निर्माण में बिना वेतन काम करने पर मजबूर किया गया, जिससे उनकी पीड़ा और बढ़ गई। विनिमय प्रणाली संथाल वस्तु विनिमय प्रणाली पर निर्भर थे, लेकिन उन्हें कर नगद में चुकाना होता था, जिससे उन्हें महाजनों से ऋण लेना पड़ता था और वे ऋण के जाल में फंस जाते थे। यह ऋण जाल इतना भयानक होता था कि कई बार इसका जो ब्याज दर है वो 500% को भी पार कर जाता था और एक बार जो ये किसान किसी महाजन के चंगुल में फंसते थे तो आजीवन उसके चंगुल से बाहर नहीं निकल पाते थे। तो ये कुछ कारण थे जो आर्थिक रूप से संथाल विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं धार्मिक कारण। मिशनरी गतिविधियाँ 1813 के चार्टर एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म प्रचारित करने की अनुमति दी। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसके तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। मिशनरियों ने संथालों के पारंपरिक विश्वासों और प्रथाओं को चुनौती दी, जिससे जो संथाल जनजाति थे उनकी धार्मिक भावना आहत हुई। अब देखते हैं इसके सामाजिक और राजनीतिक कारण। पारंपरिक शासन और न्याय प्रणाली का विघटन। मांझी प्रणाली जो कि गांव प्रमुख से संबंधित था और पढ़ा पंचायत प्रणाली को ब्रिटिश कानूनों और नियमों द्वारा कमजोर कर दिया गया। यह जो मांझी प्रणाली थी वह गांव प्रमुख की प्रणाली होती थी और जो पढ़ा पंचायत प्रणाली थी यह समुदाय या स्तरीय शासन की व्यवस्था होती थी। ये प्रणालियाँ संथालों के सामाजिक ताने बाने और स्वशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेजों ने क्या किया कि इन क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के बाद इनका जो पारंपरिक शासन और न्याय प्रणाली था इनको विघटित कर दिया। अब देखते हैं कि इस विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। पुलिस की बर्बरता की घटना। जून 1855 में स्थानीय पुलिस ने एक छोटी चोरी के मामले में कई संथालों को गिरफ्तार किया और बेरहमी से पीटा। इसके जवाब में संथालों के एक समूह ने पुलिस थाना निरीक्षक को मार डाला। यह हिंसक टकराव संथाल विद्रोह के लिए उत्प्रेरक साबित हुआ और इसी के बाद व्यापक स्तर पर विद्रोह का प्रसार हो गया। अब चर्चा करते हैं कि विद्रोह का आरंभ और प्रसार कैसे कैसे हुआ। 30 जून 1855 को सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथालों ने पारंपरिक हथियार जैसे तीर और धनुष उठाकर स्वराज की स्थापना का संकल्प लिया। सिद्धू और कान्हू ने नई राजस्व नीति और प्राकृतिक न्याय
का वादा किया, जो कि प्राकृतिक न्याय उनके पारंपरिक प्रणाली से संदर्भित था। क्रांतिकारियों के बीच धार्मिक भावनाओं को जागृत करने के लिए कहा कि संथालों के देवता सिंगबोंगा उनके सपनों में आए और आदेश दिया कि वे दीकू और विदेशियों के खिलाफ लड़ें और दामिने को क्षेत्र में स्वराज स्थापित करें। अपने आंदोलन को जन समर्थित बनाने के लिए और इसे और संगठित और मजबूत बनाने के लिए सिद्धू और कान्हू ने धार्मिक भावनाओं का उपयोग किया और सिंगबोंगा के बारे में बताया कि सिंगबोंगा जो है वो उनके सपने में आए और उनको कहा कि जाइए और आप विदेशियों से लड़िए और दीकुओं को दामिने को के क्षेत्र से बाहर निकालकर यहाँ पर स्वराज की स्थापना कीजिए। विद्रोह के दौरान संथालों ने पुलिस और ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया। इसके अलावा उन्होंने महाजन और साहूकारों को लूटा और मारा। संथालों ने ब्रिटिशों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध किया और अपनी सेना बनाई, जिसमें किसान, गांव वाले और महिलाएं भी शामिल थी। गांव वासियों ने गोदामों और भंडारों को आग लगा दी। सभी संचार के साधन बाधित कर दिए गए। ब्रिटिश प्रशासन ने दामिने को क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया। मेजर बारो को 10 बटालियनों के साथ भेजा गया, लेकिन वह असफल रहे और मारे गए। ब्रिटिश प्रशासन ने कैप्टन अलेक्जेंडर के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी और यह सेना अपने प्रयास में सफल रही। दुर्भाग्यवश सिद्धू और कान्हू दोनों भाई को गिरफ्तार कर लिया गया और विद्रोह का बर्बर अंत हो गया। तो इस तरीके से यह जो विद्रोह था वह 30 जून 1855 से सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में आरंभ होता है, जिसमें वहाँ के स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई, परंतु मजबूत ब्रिटिश सेना के समक्ष इस आंदोलन का दमन कर दिया गया और सिद्धू और कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखते हैं कि इस विद्रोह का परिणाम क्या रहा। प्रशासनिक परिणाम। नया संथाल परगना गैर नियमन जिला के रूप में स्थापित किया गया। यह क्षेत्र भागलपुर और सिंहभूम के राजमहल की पहाड़ियों के बीच स्थित था। कानूनी परिणाम। संथाल परगना में भूमि कानून लागू किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान अर्थात मांझी और गांव के अधिकारियों को न्यायिक और पुलिस की शक्तियां दे दी गई। सामाजिक परिणाम स्वरूप पारंपरिक मांझी व्यवस्था और पढ़ा पंचायत की व्यवस्था को पुनः सक्रिय कर दिया गया। तो यह संथाल विद्रोह के प्रमुख परिणाम थे। अब चर्चा करते हैं संथाल विद्रोह के महत्व पर। प्रारंभिक औपनिवेशिक विरोधी विद्रोह। यह ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ पहला बड़ा आदिवासी विद्रोह था। यह पहला विद्रोह था जिसने स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य रखा, जो आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य बना। स्वराज की जो संकल्पना है वह 1855-56 में ही संथालों के द्वारा परिलक्षित किया गया था। हालांकि इसमें वे लोग पूर्णतः सफल नहीं रहे थे। इसी स्वराज की मांग 1905 में पुनः कांग्रेस में उठाया गया और आगे चलकर यह क्या हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बन गया। सिद्धू और कान्हू ने सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। यह विद्रोह व्यापक रूप से फैला।
यह आंशिक रूप से सफल रहा। इसने अपने कुछ लक्ष्यों को प्राप्त भी किया, जैसे कि सामाजिक व्यवस्था को पुनर्बहाल करना, उस क्षेत्र के वन कानून को निरस्त करना और संथाल परगना को एक नॉन रेगुलेशन जिला घोषित करना। ये सब उनकी सफलता के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। हालांकि वह अपने मुख्य लक्ष्य स्वराज को प्राप्त नहीं कर सका, फिर भी यह आंदोलन सफल रहा क्योंकि संथाल परगना को गैर नियमित जिला घोषित किया गया और गांव स्तर पर एक हद तक स्वायत्तता दे दी गई। शोषण के खिलाफ विद्रोह। आदिवासी समुदायों के साथ हो रहे अन्याय को इस विद्रोह ने उजागर किया। एकता का प्रतीक। आदिवासी समुदाय की सामूहिक शक्ति और संगठन का प्रदर्शन किया। प्रेरणा की विरासत। भविष्य के आदिवासी आंदोलनों जैसे कि मुंडा विद्रोह को प्रेरणा दिया, ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दिया, ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रिटिश नियंत्रण की कमजोरी का उजागर किया। सांस्कृतिक महत्व। संथाल लोक कथाओं और परंपराओं में इस आंदोलन का गुणगान अभी भी संरक्षित है। अब देखते हैं कि कैसे यह अन्य विद्रोहों से भिन्न था। इससे पूर्व जितने भी विद्रोह हुए थे भारत में 1855 से पूर्व, उससे इसकी तुलना करने से ज्ञात होता है कि यह अन्य विद्रोहों से भिन्न था। तो देखते हैं कि किस तरीके से यह भिन्न था। संगठित आंदोलन। यह लगभग 60,000 लोगों को मजबूत नेतृत्व के अंतर्गत एकजुट करने वाला संगठित विद्रोह था, जबकि अन्य विद्रोह प्रायः स्वतः स्फूर्त होते थे। प्रभावी रणनीति। इसने ब्रिटिश तोपखानों के खिलाफ बिहार में पहली बार गुरिल्ला युद्ध तकनीकी का उपयोग किया, जो कि इनकी प्रभावी रणनीति को दर्शाती है। मजबूत नेतृत्व। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में यह आंदोलन चला, जिन्होंने जनता को संगठित किया और प्रेरित किया। इनका नेतृत्व इतना मजबूत था कि इन्होंने सभी संथालियों को अपने नेतृत्व के अधीन लाकर इस विद्रोह में भागीदार बनाया। ब्रिटिश पर प्रभाव। संथाल विद्रोह की तीव्रता ने ब्रिटिशों को मार्शल लॉ लागू करने पर मजबूर कर दिया। राष्ट्रवाद को बढ़ावा। इसने एकता और राष्ट्रवादी भावना को जन्म दिया, जिसने आगे चलकर 1857 के विद्रोह जैसे आंदोलनों को प्रभावित किया। मुख्यतः जो संथाल विद्रोह था वह 1857 की क्रांति का पूर्वगामी विद्रोह था, जिसके लगभग 1.5-2 साल बाद 1857 का क्रांति व्यापक स्तर पर भारत में हुआ। आदिवासी पहचान। इसने संथालों की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत किया और संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा दिया। इस आंदोलन की सफलता। नीति परिवर्तन। संथाल परगना टेनेंसी अधिनियम पारित हुआ, जिसने आदिवासी भूमि और अधिकारों की रक्षा की। ब्रिटिशों की स्वीकारोक्ति। ब्रिटिशों ने अपनी भूलों को स्वीकार किया, यद्यपि संथालों को पराजय मिली। यह दिखाता है कि संथाल विद्रोह सफल रहा। संरक्षण कानून। युद्ध के अंत के बाद संथाल परगना टेनेंसी अधिनियम पारित हुआ, जिससे आदिवासियों को कुछ हद तक इन क्षेत्रों में संरक्षण प्रदान किया गया। यह भी संथाल विद्रोह की सफलता को इंगित करता है। तो इस तरीके से हमारा ये जो संथाल विद्रोह का पूरा टॉपिक था यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोग प्रीवियस ईयर मुख्य परीक्षा का प्रश्न लिखने का प्रयत्न कीजिएगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोग
कितना लिख सकते हैं, और जहाँ भी कहीं अगर आपको लगता है समस्या है तो आप इन टॉपिक्स का शॉर्ट नोट्स बना के इसको बार बार रिवीजन करें और उत्तर लेखन का प्रयास अवश्य करें। आप लोगों के रिवीजन के लिए यहाँ पर यह माइंड मैप भी दिया गया है, जिसको आप 5 से 6 मिनट के भीतर रिवाइज कर सकते हैं। इस माइंड मैप में सब कुछ दिया गया है जो कि मैंने ऊपर बताया था। इसका जो परिचय है, समय जब ये स्टार्ट हुआ, स्थान कौन सा था और विद्रोह का नाम क्या था। इसके अलावा यहाँ पे आपको कारण मिल जाएगा, जिसमें आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण को सम्मिलित किया गया है। इसी में आर्थिक कारणों का सब टॉपिक भी दिया गया है, जिसे आप एक नज़र में रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा विद्रोह की प्रक्रिया क्या थी और कैसी थी, जिसको मैंने अभी विस्तार से बताया है, इसको भी आप बस कुछ सेकंड में रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें नेतृत्व क्या था, रणनीति क्या थी, उनके हथियार, उनका युद्ध तकनीक, पुलिस और अधिकारियों पर उनके द्वारा किए गए हमले, फिर इसकी प्रतिक्रिया अंग्रेजों के द्वारा क्या की गई, तो मार्शल लॉ लागू किया गया, कैप्टन अलेक्जेंडर को भेजा गया। इसका महत्व देख सकते हैं, औपनिवेशिक विरोधी प्रतिरोध, स्वराज का लक्ष्य, आदिवासी एकता का प्रतीक, भविष्य के विद्रोहों को प्रेरणा। इसके अलावा इस महत्व में ब्रिटिश सत्ता पर प्रभाव को भी दिखाया गया है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी कमजोरी को उजागर करता है। और आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप लोग शॉर्ट्स में इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। इसका परिणाम भी यहाँ दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया था, प्रशासनिक, कानूनी और सामाजिक। और इसकी सफलता का जो भी प्रतिरूप रहा उसको भी यहाँ पर शॉर्ट्स में दिखाया गया है, जैसे कि संथाल परगना टेनेंसी एक्ट और आदिवासियों को संरक्षण देना। तो इस तरीके से आप एक बार पूरा वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद इस माइंड मैप से बस कुछ ही मिनट में इस पूरे टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो टॉपिक है आपको लंबे समय तक याद रहेगा, और बार बार रिवीजन करने से आपकी जो याद करने की क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। इसके साथ ही आपका जो उत्तर लिखने का समय है वह भी मैनेज हो जाएगा और आपके पास अच्छा कंटेंट भी होगा, इसके साथ एक अच्छा प्रेजेंटेशन भी होगा। अब देखते हैं इस टॉपिक से पूछा गया पूर्ववर्ती प्रश्न। संथाल विद्रोह ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ भारत में पहली तीव्र प्रतिक्रिया था, स्पष्ट कीजिए। यह 43वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था। तो ऊपर जो मैंने अभी बताया है उसके अकॉर्डिंग आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं कि कैसे यह भारत में पहली तीव्र प्रतिक्रिया थी। तो इसका विद्रोह का जो पूरा पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि, कारण और जो इसका प्रसार रहा, विशेषतः इसके प्रसार, परिणाम और महत्व पर ज़्यादा चर्चा करना है और इस प्रश्न को उसी तरीके से लिखना है। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध सशस्त्र जन प्रतिरोध का एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करता है, स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह एक संगठित विद्रोह था जिसमें लगभग 60,000 संथालियों ने भाग लिया था और इसको संगठित करने का श्रेय सिद्धू और कान्हू को जाता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आपको इस आंसर को लिखना है कि कैसे यह एक सशस्त्र जन प्रतिरोध विद्रोह का आदर्श मॉडल था। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के प्रमुख कारणों पर चर्चा कीजिए। इसको लिखने में तो आसानी होगी क्योंकि ये तो पूरे क्लियर तरीके से ऊपर बताया गया है और इसके परिणाम क्या थे यह भी स्पष्ट रूप से इसी वीडियो में बताया गया है। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से कर लेंगे और यह जो है 48वीं बीपीएससी में पूछा गया था। संथाल विद्रोह के मुख्य कारणों पर चर्चा कीजिए और इसके प्रभाव क्या थे। यही प्रश्न है जो कि 48वीं में पूछा गया था, वो पुनः 56वीं से 69वीं में रिपीट किया गया है।
अगला प्रश्न है, बिहार में संथाल विद्रोह के कारणों और परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। यही सेम प्रश्न है, बस कुछ शब्दों का हेरफेर है और आप इन तीनों प्रश्नों को एक ही तरीके से लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, इसकी तीव्रता क्या थी और इसके परिणाम क्या रहे। इसमें आपको कारण लिखना है और जो प्रसार था, प्रसार के बारे में लिखना है और परिणाम क्या रहा ये लिखना है। ये बीपीएससी 66वीं में पूछा गया प्रश्न है और ध्यान दीजिएगा कि इसमें प्रश्न के 3 खंड है, तो तीनों खंडों को प्रॉपर समान तरीके से उत्तर लिखना है ताकि आपको तीनों खंडों के अंक प्राप्त हो सके। अब ये 67वीं बीपीएससी में एक शॉर्ट नोट की तरह पूछा गया था संथाल विद्रोह। तो ऐसे जब शॉर्ट नोट्स की तरह क्वेश्चन आता है तो इसमें सब मेंशन करना होता है। इसका जो बैकग्राउंड था वो क्या था, पहले तो भूमिका दीजिए, फिर इसका कारण, परिणाम, इसमें आप अगर समय और प्रैक्टिस हो तो 2 शब्द का असफलता का जो कारण रहा वह भी लिख सकते हैं। जैसे कि असफलता का कारण क्या था कि यहाँ पे संथालों के पास क्या थी, पारंपरिक सेना और पारंपरिक हथियार, और अंग्रेजों के पास एक सुसज्जित तकनीकी से लैस सेना, जिसके कारण से यह विद्रोह असफल रहा। और फिर लास्ट में जो है इसको कंक्लूड करके आप निकल सकते हैं। महत्व लिखना चाहे तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें फिर निष्कर्ष लिख दें, फिर आपका ये आंसर पूरा हो जाएगा। और याद रहे, जब शॉर्ट प्रश्न लिखने हो तो उसके वर्ड और टाइम दोनों ही लिमिटेड होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट प्रश्न को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ताकि टाइम टेकिंग चीज़ें हो सके। इसके अलावा यह मे बी 69वीं बीपीएससी में भी पूछा गया था संथाल विद्रोह पर शॉर्ट नोट्स। तो आप लोग देख सकते हैं ये पूर्ववर्ती प्रश्न है बिहार का बीपीएससी से का, जो कि संथाल विद्रोह पर पूछा गया है। और देख सकते हैं कि हर एक साल अल्टरनेट करके पूछा गया है, 46वीं, 43वीं, 48वीं, तो ऐसे अल्टरनेट करके इसको पूछा जाता रहता है। हालांकि प्रश्न का जो मूल रहता है वह समान ही रहता है, बस कुछ शब्दों का हेरफेर रहता है। और उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद संथाल विद्रोह से रिलेटेड इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने में आप लोग स्वयं को सहज महसूस कर रहे होंगे। इस वीडियो के संबंध में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।